नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग विषय एनवायरमेंट इकोलॉजी की चर्चा करेंगे। जब मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग विषय, तो क्या है ऐसा एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो एनवायरमेंट इकोलॉजी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग विषय बनाता है? तकरीबन 1/4 ऑफ द पेपर यानी लगभग 25% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनवायरमेंट इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों है कि 25% अकेले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी से? इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन कितने पूछे गए, कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम लोग कोई विषय पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि यार इस विषय को पढ़ना क्यों है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी विषय का। तो ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि 1/4 ऑफ द पेपर, 1/4 ऑफ द पेपर यानी कि 25% जो क्वेश्चंस होते हैं वो अकेले एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी से 25% क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाता हूं। पिछले 2013 से 2022 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए एनवायरमेंट इकोलॉजी के यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये आइडिया लगाना है कि ये सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको जानना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और एक एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में। तो एक बार हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का एक डेटा निकालते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी का और देखने की कोशिश करते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2013 से 2022 तक। चलिए आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो आपके सामने जो स्लाइड है उसमें 2013 से 2021 तक के डेटा लिखा हुआ है। 2022 हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे क्योंकि 2022 में कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया? तकरीबन 30% क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन से पूछे गए। अकेले सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे नहीं इंपॉर्टेंट हो ये सब्जेक्ट। तो चलिए 2013 में आप इस स्क्रीन पे अपने ध्यान दीजिए। आप देखिए यहां पे दिया हुआ है ईयर, यहां पे साल दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है एनवायरमेंट इकोलॉजी और यहां पे दिया हुआ एग्रीकल्चर, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी जो मैं पढ़ाता हूं उसमें हमने 4 पिलर में डिवाइड किया है एनवायरमेंट इकोलॉजी और एग्रीकल्चर पोर्शन को मिला के। पहला बायोडाइवर्सिटी, फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और थर्ड पोर्शन है एग्रीकल्चर, फोर्थ पोर्शन है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इन 4 पोर्शन को बना के मैंने पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी डिजाइन किया है। खैर, एनवायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी को भी टच करता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो साइंस को भी टच करता है। जब आप फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस की बात करते हैं तो आप साइंस में चले जाते हैं। जब ऑफ्शोर ऑनशोर विंड्स की बात करते हैं तो आप, जब वेटलैंड्स की बात करते हैं तो आप ज्योग्राफी के पोर्शन को भी टच करते हैं। हम लोग सेपरेट क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनवायरमेंट इकोलॉजी का दायरा कितना बड़ा है। एनवायरमेंट इकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी, आप साइंस भी पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो इसलिए एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत ज्यादा विस्तृत सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट समाया नहीं है बल्कि 3 अलग अलग सब्जेक्ट का मिक्सचर है ये। और कमाल की बात यह है कि इसको ग्रेजुएशन में पढ़ाया नहीं जाता है। आप कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे, पासिंग मार्क के तौर पे रखते हैं इसको, लेकिन ये कभी बहुत तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी लेते हैं तो ही आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं। बहुत कम ही लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी से अपना मास्टर्स करते हैं, लेकिन जो लोग मास्टर्स करते हैं वही एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में ठीक से जान पाते हैं। देखिए यूपीएससी ने हमेशा से एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी 2 रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी ऐसा विषय है जो हर दिन चेंज हो रहा है। हर दिन एनवायरमेंट इकोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। और दूसरा चीज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो है मर्जर कर दिया गया आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम के साथ। इस वजह से इससे क्वेश्चन पूछने ज्यादा हो गए हैं। अब हम लोग एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग ये जो सेपरेट टॉपिक्स हैं हम लोग उस पर भी एक डिस्कशन करेंगे कि क्यों पूछा जा रहा है ज्यादा क्वेश्चन, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एनवायरमेंट इकोलॉजी, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। अब आप देखिए 2013 में आइए। 2013 में आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे 2013 में तो टोटल आपके 22% क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी से पूछे गए। टोटल 22% क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी से अकेले पूछे गए। आप 2014 में आइए तो आप देखेंगे तो कमाल ही हो गया। 2014 में आपके 36% क्वेश्चन अकेले एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन से पूछा गया। 2015 में देखिए, 2015 में आप देखिए 22 और 4 यानी कि 26% क्वेश्चन 2015 में पूछे गए। 26% क्वेश्चन, 36%, 26%, 22%। आप समझ रहे हैं मतलब कितना वेटेज है इस पे।
अकेले एनवायरमेंट इकोलॉजी का। कितना ज्यादा वेटेज है। अगर एक पोर्शन से 36% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। यूपीएससी का प्रीलिम्स 50% पे हो जाता है, 36% एक इकलौते सब्जेक्ट से, इसके साथ कोई एक इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट लगा लीजिए तो उसके बाद क्या हो गया, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। मतलब जो इतना ज्यादा हवा बना के रखा है कि यार यूपीएससी प्रीलिम्स होना बड़ा मुश्किल बात है, वो 2 सब्जेक्ट को उठा के अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ कोई एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई है। कमाल की बात है। लोगों को समझ नहीं आती ये बात कि सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। 2016 में आते हैं, 2016 में भी सेम 26% क्वेश्चन। 2017 में आइए, थोड़ा क्वेश्चन कम हुआ यहां पर, तो यहां पर 19% क्वेश्चन पूछे गए, 19 क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में आइए तो आप देखेंगे कि यहां पर 16 क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा कम हुआ। 2019 में फिर बढ़ गया, 19 में कितने 23% क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में जो है आपके 23% क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और 2021 में आप देखेंगे तो 27% क्वेश्चन इस अकेले पोर्शन से पूछा गया। और कमाल की बात है, 2000 जब आप 22 की बात करेंगे तो 2022 में आपके 29% क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन निकल गया एनवायरमेंट इकोलॉजी और एग्रीकल्चर से। आप सोचिए 50% ही तो आपको लाना होता है। 51%, 49% गया था पिछली बार कट ऑफ, तो नहीं 50% के आसपास कट ऑफ रह रहा है और आप एक अकेले सब्जेक्ट से 30% नंबर उठा ले रहे हैं। सिर्फ 20% नंबर की तो और बात है। ये बात समझनी होगी। एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं कई रीजन से। पहली बात, जिनको लगता है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत इजी है, वो लोग कहते हैं कि अरे यार एनवायरमेंट इकोलॉजी तो हमारा हो जाएगा, हमने तो ज्योग्राफी पढ़ा था, ज्योग्राफी को आला पोर्शन है तो एनवायरमेंट इकोलॉजी हम कर ले जाएंगे। तो बहुत लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं और बहुत लोग इसको बहुत कहते हैं यार बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा साइंटिफिक मिक्सचर है इसमें, तो इसलिए छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे क्या क्या करके, जो इग्नोर मार देते हैं सब्जेक्ट। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। आपको इस सब्जेक्ट के साथ पूरा जस्टिस करना होगा, पूरा न्याय करना होगा, आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा इस विषय को। खैर, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए 29% क्वेश्चन। तो इससे आपको एक अनुमान लगा कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये विषय हमें क्यों पढ़ना है, ये विषय हमें क्यों पढ़ना है। ये जो हमारा पहला सवाल था कि विषय हमें क्यों पढ़ना है, ये विषय इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे ऑन एन एवरेज 25% क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज 25% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस अकेले पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो जिस विषय से 25% क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डन कि 25% क्वेश्चन लगभग ऑन एन एवरेज निकल रहे हैं। 2022 में हम लोग देखें तो 29% क्वेश्चन पूछे गए थे इस अकेले एनवायरमेंट इकोलॉजी से। तो हमारे पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया हमें। अब 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, उससे आपको अनुमान लगेगा कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया ये उससे पहले भी पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 2022 का ये पेपर है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 था। पूछा गया था कि क्रॉप्स के बारे में पूछा था, इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन का इंपॉर्टेंट जो एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित सोर्स क्या है, कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। तो इसका सही जवाब है राइस। चावल जो है इंपॉर्टेंट मानव जनित सोर्स है जिससे मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन क्या ये नहीं है 2019 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरमेंट। देखिए सेम क्वेश्चन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, कैटल रिलीज करते हैं अमोनिया इनटू एनवायरमेंट, और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड को जो है रिलीज करती है एनवायरमेंट में। तो क्या क्वेश्चन मिलता नहीं है इससे, सेम टू सेम नहीं है, बताइए। अब एकदम कॉपी पेस्ट तो यूपीएससी नहीं कर लेगा, उसकी भी अपनी गरिमा है। ऐसा तो नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया पिछले साल का क्वेश्चन इस साल, नहीं, मिलता जुलता क्वेश्चन कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में वहां पूछा गया था, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन के बारे में यहां पूछा गया, अमोनिया के बारे में वहां पूछा गया, मेथेन के बारे में यहां पूछा गया, सेम चीज है। ठीक है, क्वेश्चन निकले हैं यहां से। कुल मिला के मेरे समझाने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं बार बार। क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, रिपीटेटिव नेचर ऑफ द क्वेश्चंस हैं। इससे क्या होता है, ये सब्जेक्ट इजी बन जाता है आपके लिए कि भाई क्वेश्चन रिपीट, हम अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन हम लोग मार गिराएंगे। ठीक है, तो इससे ये चीज पता चलती है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये सब्जेक्ट इजी है। लेकिन ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट भी है, वो मैं आगे चर्चा करूंगा जब मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स पे आपको कितना माइन्यूट जो है ध्यान देना पड़ेगा, कितने सारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। 2022 का पेपर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कितने सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से निकले हैं।
खैर एक क्वेश्चन और देखते हैं 2022 के पेपर से मिलता जुलता, 2010 में जब पूछा गया था। देखिए क्या ये क्वेश्चन नहीं लगता है आपको कि ये नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया से रिलेटेड है? एनरोबिक कंडीशन एसोसिएटेड विथ राइस कल्टीवेशन कॉज द इमिशन ऑफ द मेथेन। क्या ये मेथेन से रिलेटेड क्वेश्चन है? यहां पे मेथेन, इसमें भी मेथेन, देखिए यहां पे मेथेन, इसमें भी मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है, इसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन, इमिटेड फ्रॉम द कल्टिवेटेड सॉइल। बताइए क्या ये पॉसिबल रीजन है ये कहने के लिए कि एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसलिए विषय बहुत सरल है। ठीक है, तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिपीट क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं। आगे भी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको लगेगा अंदाज कि ये रिपीट बहुत क्वेश्चन किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा अगला जो सवाल आता है, अगला जो अब एक क्वेश्चन मोनोजाइट सैंड से पूछा गया था। मोनोजाइट रेयर अर्थ, मोनोजाइट सैंड सोर्स है रेयर अर्थ के। रेयर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेयर अर्थ से जो है क्वेश्चन पूछना मतलब बनता है, ये वीवीआई टाइप का जो है टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ या मोनोजाइट सैंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर दिन न्यूज़पेपर्स में रहता है। 2022 में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि फरवरी 2022 में ये न्यूज़पेपर्स में था। इंडियन एक्सप्रेस में अभी मैं आगे आपको सोर्स भी दिखाऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरी आर्टिकल छपी थी इसको लेके। इंडियन एक्सप्रेस में पूरी आर्टिकल छपी थी मोनोजाइट सैंड और रेयर अर्थ से लेके कि एटॉमिक एनर्जी कैसे जो है मोनोजाइट सैंड और रेयर अर्थ से बनाया जा सकता है, इसको लेके पूरा आर्टिकल छपा हुआ था। क्वेश्चन वहां से निकाल दिया गया। फरवरी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जून में आपका पेपर था, देखिए क्वेश्चन निकला नहीं निकला। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन निकल रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी की। तो अगर आप करंट अफेयर्स पे अच्छे से ध्यान देते हैं तो एनवायरमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर्स के साथ अगर आप लिंक करके, अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स भी आपका कंप्लीट होता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का 25% क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको हर दिन के करंट अफेयर्स पे, अब फरवरी में ये न्यूज़पेपर में था, कितने लोगों ने ध्यान दिया, कितने लोगों ने उस आर्टिकल को पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा काम है कि मैं आपको बताऊं कि फरवरी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स का मिक्सचर होने की वजह से आपको हर दिन अपडेट रहना पड़ता है, इसलिए ये टॉपिक डिफिकल्ट भी है। ये मैं आगे भी चर्चा करूंगा, फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये विषय ऐसा है जो सिर्फ यूपीएससी में नहीं बल्कि ये विषय आपकी यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में भी बहुत मदद करता है। अगर मैं यूपी पीसीएस का एक ट्रेंड एनालिसिस करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि 2021 में जो यूपी पीसीएस है इसमें 29% क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, माफ कीजिए 29% नहीं, 29 क्वेश्चन जो है ये पूछे गए एनवायरमेंट इकोलॉजी से। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन में से तकरीबन 30 क्वेश्चन जो है इस अकेले पोर्शन से पूछा जा रहा है। 2020 में 26 क्वेश्चन और 2019 में 27 क्वेश्चन पूछे गए इस अकेले एनवायरमेंट इकोलॉजी पोर्शन से। तो ये विषय ऐसा है जो सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विषय, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने तय हैं, इसलिए हमको इसको पढ़ना चाहिए। अब एक सवाल ये होता है कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? हमको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? यूपीएससी को ऐसा क्या लगा हुआ है या स्टेट पीसीएस को ऐसा क्या लगा हुआ है कि इससे इतना क्वेश्चन पूछ रहा है? इसके भी हम कुछ पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि क्या ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या इसका रिलेवेंस हमेशा बना रहेगा? क्या एक बार हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो क्या हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है? दोनों का जवाब है यस। पहले क्वेश्चन का जवाब लेते हैं, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है इसका हम लोग जवाब ले लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहला पॉइंट, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएएस आईओएफएस का जो है मर्जर कर दिया गया। ठीक है, मर्जर कर दिया गया। अब मर्जर होने के बाद क्या हुआ है कि जो प्री एग्जाम है यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के लिए प्री एग्जाम लेती है, जो अभी 28 मई को होने वाला है, 28 मई को होने वाला है। तो ये जो पेपर होने वाला है
इसमें IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो बंदों को सेलेक्ट करना है, जो लोग जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो जाने वाले होंगे वो भी इसी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। यानी सिंगल प्रीलिम्स हो रहा है IAS और IFS दोनों के लोगों को सेलेक्ट करने के लिए, दोनों कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए हमें सिंगल प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है। 1100 पोस्ट लगभग इसकी आई हैं, 1105 पोस्ट आई हैं और 200 पोस्ट लगभग इसकी आई हुई हैं, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो जो 200 पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो सिंगल प्रीलिम्स हो रहा है सिविल सर्विसेज का, इसी से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको फॉरेस्ट के कैंडिडेट्स को जो है लेना है, तो जाहिर सी बात है आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस हमेशा से बना रहेगा, बना है और आगे भी जो है बना रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात मर्जर कर दिया गया IFS का फॉरेस्ट सर्विस के साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, और दूसरा ये मोस्ट टॉक्ड टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा इस पर चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि हर दिन एनवायरमेंट इकोलॉजी बदलता है। देखिए आप मुझे बताइए, क्या हर दिन अर्थक्वेक आता है? क्या हर दिन अर्थक्वेक आ रहा होता है? क्या हर दिन वोल्केनो आता है? क्या ज्वालामुखी प्रक्रिया हर दिन होती है? नहीं, कभी कभार होती है, ठीक है, कभी कभार होती है। अब मोनालिसा में आ गया, 28 साल बाद आया, ठीक है। क्या हर दिन संविधान चेंज होता है? क्या हर दिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते रहता है? नहीं। जब पार्लियामेंट बैठती है, जब लगता है संसद को कि कुछ चेंज करने लायक है, कुछ ऐसी चीज है जो बदलने लायक है, जो बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नए की जरूरत है, तब होता है। हर दिन तो नहीं होता है। लेकिन एक चीज जो है हर दिन बदल रहा होता है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी। हर दिन एक चीज जो है वो बदल रही है, एनवायरमेंट इकोलॉजी। हर दिन टेम्परेचर राइज हो रहा है। हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर पेरिस एग्रीमेंट तक चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हमने कसमे वादे खाए कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे। जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए COP27 तक की मीटिंग हो चुकी है, अब तक 27वीं बैठक हुई है। अभी कहां पर हुई, कब हुई, क्यों हुई, क्या उसका एजेंडा था, क्या डिक्लेरेशन निकल के आए, ये हर एक चीज हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए। आपको हर एक चीज पता होना चाहिए जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने जाए तो, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये हर दिन चेंज हो रहा है। ये जो टॉपिक है एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है वो हर दिन बदल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से हमें इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस जो है बना रहता है। ये सब्जेक्ट हमेशा रेलेवेंट बना रहेगा क्योंकि और सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहते, लेकिन एनवायरमेंट इकोलॉजी हर दिन कोई ना कोई जीव जंतु मर रहा होता है, हर दिन कोई ना कोई नई स्पीसीज डिस्कवर हो रही होती है, हर दिन कहीं ना कहीं जो है कहीं सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, कहीं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, कहीं पे लेक्स जो है प्रभावित हो रही हैं, कहीं पे रिवर जो है प्रभावित हो रही है, कहीं पे लेक सूख जा रहा है। अभी 2022 की बात करते हैं। 2022 में साउथ अफ्रीका के एक लेक से क्वेश्चन पूछा गया, जो लेक सूख चुकी थी। ये वाली लेक है लेक फॉगुइबिन, ठीक है। ये लेक जो है साउथ अफ्रीका की माली की रिवर है, नॉर्दर्न माली में है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 का है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, Which one of the following lake of the West Africa has become dry and turned into desert? कौन डेजर्ट में बदल गई, ड्राई होकर डेजर्ट में बदल गई? ये बहुत चर्चा में था। देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, प्रश्न 2022 में पूछा गया और नवंबर 2021 में 5 नवंबर को देखिए 5 नवंबर को ये चर्चा में थी कि ये जो विषय है ये चर्चा में था। बस आपको पकड़ने की जरूरत थी कि क्या ये, अब कोई गेस नहीं कर सकता यार ये फॉगुइबिन रिवर है, ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं, कोई ऐसे कैसे गेस कर ले, किसी को मतलब ऐसे ऊपर से तो नहीं ना आएगा, पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये जो है न्यूज़पेपर्स में थी और इसका जो है हमको जानना चाहिए। नहीं, बट हम जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जो इन बिटवीन द लाइन जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि यार ये रिवर, इसके लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, इस रिवर के बारे में पढ़ना चाहिए, कहां की रिवर है, क्यों सूख गई, क्यों डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। ये सब चीजें आप पढ़ के जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट था कि क्या आप करंट अफेयर से अपडेट है कि नहीं है। तो इससे एक अनुमान लगता है, इससे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, बहुत इजी भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। अगर आप इसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के साथ लिंक करेंगे तो इजी है, नहीं लिंक कर पाएंगे तो ये मुश्किल और डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपको इन 2 सवालों का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। ये जो हमारे 2 सवाल थे, पहला सवाल था कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसलिए क्योंकि IFS मर्जर और डे टू डे में चेंज, क्या हमेशा इस विषय का इंपॉर्टेंस बना रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल हमेशा इस विषय का इंपॉर्टेंस बना रहेगा, क्योंकि हर दिन एनवायरमेंट इकोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है
आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक अगला सवाल जो आता है कि ये सब्जेक्ट इजी है या डिफिकल्ट है। तो देखिए ये सब्जेक्ट इजी भी है, मैंने पहले भी बताया, डिफिकल्ट भी है। मैंने ओवरऑल तो आपको बता दिया कि ये सब्जेक्ट इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। किस वजह से, एक बारी सीक्वेंस में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं और पता करते हैं कि क्या सब्जेक्ट ईजी है। जी हाँ, बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? इसलिए ईजी है क्योंकि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा छोटा सा सिलेबस है। ठीक है, बहुत छोटा सा प्यारा सा सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। देखिए सिलेबस में क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि जर्नल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। 3 पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं, 3 अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि जनरल एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है आपको। ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी डिफिनेशंस वगैरह जानने हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एनवायरमेंट जानने हैं। ठीक है, सक्सेशन वगैरह क्या होता है, जो प्रिंसिपल एंड थियरी वाली पोर्शन है उसको जानना है। बायोडाइवर्सिटी के क्या थियरी एंड करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको जानना है। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको आपको जानना है। 3 सिंपल चीजें दी हुई हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको किसी चीज में पीएचडी नहीं करनी है, आपको बस ओवरऑल सुपरफिशियल लेवल पे चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिखाया कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बहुत सिंपल से पूछा गया कि कौन सी जो है लेक डेजर्ट में कन्वर्ट होगी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आपको बता देना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, कोई स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई, इसको कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। लेक्स के रिस्टोरेशन की क्या पॉलिसीज हो सकती हैं वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर लेक की रिस्टोरेशन की क्या पॉलिसी होनी चाहिए ये जानने की जरूरत नहीं। आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करना है कि लेक विक्टोरिया, लेक चार्ड, ये डेड सी, इनके रिस्टोरेशन के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज अपनानी चाहिए ये नहीं जानना है, क्योंकि फिर आप स्पेशलाइज हो जाएंगे ना। स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आपको सुपरफिशियल लेवल पे जानना है कि वो लेक कहां पर है, वो लेक पर क्या चीजें हो रही हैं। अब जैसे एक साउथ इंडिया में लेक है जो बहुत जबरदस्त तरीके से पॉल्यूटेड हो गया है, तो आपको जानना है कि उस लेक का नाम क्या है, किस रिवर के आसपास है, कौन सी जगह पर है, क्यों पॉल्यूटेड हो रही है, बस इतनी सी बात। अब इंडिया में कोई लोकेशन है तो उसके बारे में आपको जानना हो सकता है, उसके बारे में स्पेसिफिकली पूछ ले। लेकिन इंडिया से बाहर अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड में आपको जानने की जरूरत नहीं, स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, रिपीटेटिव नेचर ऑफ क्वेश्चन बहुत रिपीट किए गए यूपीएससी में। जैसे मैंने पहले बताया आपको शुरुआत में, पहले प्रश्न में 2019, 2010, 2022 में जो क्वेश्चन नाइट्रस ऑक्साइड वाला पूछा गया था वो भी रिपीट किया गया क्वेश्चन 3 बार दिखाया मैंने आपको। अब क्योटो प्रोटोकॉल एक टॉपिक है जिससे कितनी दफा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, आप इस स्लाइड से अनुमान लगा सकते हैं। देखिए बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल से 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। 2008 में बात करें तो सीडीएम मैकेनिज्म जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है, इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, सीडीएम के बारे में पूछा गया, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 1997 में आता है सीडीएम मैकेनिज्म। तो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, 2009 में कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पूछा गया जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है। क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा ये यहां पे देखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं ना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ठीक है क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं बार बार। ठीक है, यूएनएफसीसीसी के बारे में पूछा गया। यूएनएफसीसीसी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया यूएनएफसीसीसी। अब यूएनएफसीसीसी जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ही जो है अस्तित्व में ठीक तरीके से आया था। कोई नहीं जानता था कि यूएनएफसीसीसी भी कोई बॉडी है। जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ तब किसी को तुम्हारे भैया क्योटो प्रोटोकॉल लागू करना है, यूएनएफसीसीसी की बात माननी है। क्यों? क्योंकि यूएनएफसीसीसी क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कर रहा है। जब क्योटो प्रोटोकॉल आया लोगों को तब समझ में आया यूएनएफसीसीसी का इंपॉर्टेंस। तो ये भी जब आप क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो आप यूएनएफसीसीसी पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। समझिए इंपॉर्टेंट बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एकदम हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन रिपीट क्वेश्चन होते हैं बार बार, उससे मिलते जुलते। बात समझने की कोशिश करिए। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखें, पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई करें, करंट अफेयर्स के साथ लिंक करें तो आप इस विषय को बहुत इजी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन क्रेडिट के बारे में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार आप देखिए, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पेट एनिमल्स हैं जैसे कि लायन हुआ, जैसे कि टाइगर हुआ, जैसे कि राइनोसेरॉस हुआ, जैसे कि क्रोकोडाइल हुआ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पेट एनिमल है जिनके बारे में आपको पढ़ के ही जाना है। ये मतलब इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इनमें से किसी एक से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अब देखिए, जब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्नो लेपर्ड हुआ, तो ये सब कुछ पर्टिकुलर जानवर हैं जिनके बारे में हमको पढ़ के जाना ही, तो क्यों नहीं, हमको तो पता है भाई कि ये हमको पढ़ के जाना, तो इजी नहीं है। हमको पता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, 5-6 टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चन निकलेगा, तो जाहिर सी बात है हम पढ़ के जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट इजी बनता है नहीं बनता है। क्रोकोडाइल, एलिफेंट, अभी देखिए 2008 में भी सेम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सब तो इकट्ठा करके ला नहीं पाया हूं, बट बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट किए गए हैं। आपको
सारे बुक्स में सारा सब कुछ अवेलेबल है। आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कितनी बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 2003 में ये क्रोकोडाइल के बारे में पूछा गया, 2008 में देखो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट इजी है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं बार एंड बार। ठीक है, सब्जेक्ट रिपीट किए जा रहे हैं बार बार। ठीक है, अब इंडियन बफेलो के बारे में पूछ लिया, इंडियन गजल्स के बारे में पूछ लिया, वाइल्ड एस के बारे में पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारे जानवर इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के ही जाना है इनकी IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है, कहां पे पाए जाते हैं, क्यों इनका पोचिंग हो रहा है, क्यों हंटिंग हो रहा है, क्यों इनकी जनसंख्या कम हो रही है, क्यों किसी की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी ही होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो सब्जेक्ट ईजी बन जाता है। गेस करने आने चाहिए मेरे भाई, अगर आप गेस कर लेते हैं तो चीजें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए बायोस्फीयर नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया 2012 में। बायोस्फीयर नेशनल पार्क है, देखो 2012 में बायोस्फीयर नेशनल पार्क वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो 2010 में यहां पे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्वेश्चन पूछा गया ना। जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे होगे तो आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि टॉपिक सेम टू सेम है, सेम टू सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट ईजी है कि नहीं? ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, 2014 में भी बायोस्फीयर बॉटनिकल गार्डन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पूछा गया? इससे आपको अनुमान लगेगा कि विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। अब डिफिकल्ट क्यों है? दो मुद्दे हैं डिफिकल्ट होने के। पहला मुद्दा है कि ये डे टू डे में बहुत चेंजेस होते हैं, डेली चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में, कोई नई स्पीसीज पता चल जाएगा, कोई नई, जैसे क्वेश्चन 2022 में पूछा गया कि क्यों ये लेक सूख रहा है, तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स में तो आपको उस पर्टिकुलर लेक के बारे में उस दिन न्यूज़पेपर्स में अपडेट होना चाहिए। तो अब ऐसे है क्या है कि आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा भैया। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेली अपडेट होने की जरूरत है। ठीक है, डेली अपडेट होने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स शो लगेगा इसमें, आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट है जैसे कि कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कैसे सरफेस के अंदर जो है, समुद्र के अंदर जो है फूड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें कीमोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है। ठीक है, जब आप सक्सेशन वगैरह का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जब आप एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ेंगे, जब आप एटॉमिक एनर्जी पढ़ेंगे, जब एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन हीलियम एनर्जी की बात करेंगे, थोड़ा टेक्निकल बन जाएगा ये विषय। ठीक है, तो आपको साइंस का भी पोर्शन टच करना है, आपको ज्योग्राफी का भी पोर्शन टच करते हुए सब्जेक्ट को पढ़ना है, और ये सब्जेक्ट बहुत ईजी बन जाता है। डिफिकल्ट है क्योंकि हर दिन चेंज होता है, और थोड़ा टेक्निकल भी है, लेकिन टेक्निकल होने के कारण से ये सब्जेक्ट बहुत साइंटिफिक है। जो विषय साइंटिफिक होता है उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हर चीज का रीजन होता है, हर कार्य का कारण होता है। इस वजह से ये विषय बड़ा इजी बन जाता है। मुझे बड़ा मजा आता है साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ने में, खासकर एनवायरमेंट इकोलॉजी को, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी से भी जुड़े रहते हैं, हम साइंस से भी जुड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप कोई से ऐसे विषय को पढ़ेंगे जो ह्यूमैनिटी से भी आपको जोड़ता है, जो आपको साइंस से भी जोड़ता है, तो मजा तो बहुत आता ही है। जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको आपके निजी जीवन में बहुत मदद करने वाला है ये विषय। अब देख लेते हैं करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए। मैं उसका पहला एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया कि जो लेक फागुबाइन है, इससे पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया मोनाजाइट सैंड के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि मोनाजाइट सैंड, अब देखिए 2000 इंडियन एक्सप्रेस 11 फरवरी की बात है। देखिए मैंने आपको बताया था फरवरी में न्यूज़पेपर्स में था, 11 फरवरी में इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा सा आर्टिकल निकला रेयर अर्थ के बारे में, और कहा गया कि इंडियन एटॉमिक प्लान को ये पावर दे सकता है, इस टाइप का कोई टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है इंडियन एक्सप्रेस में जैसे न्यूज़पेपर्स में, जब ये न्यूज़पेपर में रहेगा तो आप कैसे इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कैसे कर सकते हैं। आज की डेट में भी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे और मोनाजाइट सैंड के बारे में डालेंगे कि मोनाजाइट सैंड या रेयर अर्थ के बारे में कुछ न्यूज़पेपर्स में है, तो आपको मिल जाएगा कि 2 दिन पहले न्यूज़पेपर्स में। ये ऐसा टॉपिक है भाई कि इससे क्वेश्चन आना तय ही तय है, तो इससे आप कैसे छोड़ सकते हैं। आप करंट अफेयर पढ़ रहे होते, आप अपडेट रहते कि मोनाजाइट सैंड एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं स्किप नहीं कर सकता हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, मोनाजाइट सैंड थोरियम कंटेन करता है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसी से तो एटॉमिक प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी हम लोग अपने चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोनाजाइट सैंड से थोरियम निकालेंगे, थोरियम से हम लोग यूरेनियम 232 बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये सब कहानी है, हम लोग आगे एनर्जी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये, अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट भी, क्योंकि आपको हर दिन अपडेट रहना, अगर आप अपडेट रहते हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ईजी बन जाता है आपके लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, ये देखिए। अब कोई कह सकता है यार मानस, किशनपुर, गंगोत्री, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क,
ये हम लोग कैसे जानते कि ये न्यूज़पेपर्स में आ जाएगा? अरे भैया मस्क डेयर न्यूज़पेपर्स में था, समझिए मेरी बात। मस्क डेयर क्या था, न्यूज़पेपर्स में था कि नहीं था? मस्क डेयर न्यूज़पेपर्स में था, मस्क डेयर न्यूज़पेपर्स में था। देखिए 2000 कब पूछा गया? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मई 2020 में न्यूज़पेपर्स में था, मई 2020 में न्यूज़पेपर्स में था, जिस वजह से ये मस्क डेयर न्यूज़ जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैं कहने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर टॉपिक का लिंक करंट अफेयर्स से है, इसलिए डिफिकल्ट भी है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपडेट रहते हैं तो ये ऐसे वाला सब्जेक्ट है, चुटकियों में उड़ा देंगे आप। ठीक है, 2020 में इसलिए पूछा गया क्योंकि मई 2020 में न्यूज़पेपर्स में था। बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आप इसको अपडेट करके रखते हैं तो ठीक है। जो मैंने सिलेबस बताया, मैंने 4 पिलर एनवायरमेंट इकोलॉजी को बांटा है, 4 पिलर एनवायरमेंट इकोलॉजी, 4 पिलर एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पोर्शन, ये बायोडायवर्सिटी वाला पोर्शन, ये सारे पोर्शन आपको पढ़ने हैं। बायोडायवर्सिटी में ये सारी चीजें पढ़नी है, क्लाइमेट चेंज में ये सारी चीजें पढ़नी है, और एग्रीकल्चर जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। इससे आपका 25% क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। ठीक है, इतना पोर्शन आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 25% क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आप 25% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे एनी हाउ। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इतना टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो एनवायरमेंट इकोलॉजी से आप 25% क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। जितनी बातें हमने डिस्कस करी, अगर आप उतनी चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप 25 क्वेश्चन मार के आएंगे, यानी 25% पेपर आपका मेरी जिम्मेदारी सॉल्व कराने की। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप एक अनुमान लगा पाए कि ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड एनालिसिस किया हमने, ठीक है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस देखा, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस देखा, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हमने देखे कितने सारे इस अकेले सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है बातें सारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और कोई और क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। नमस्कार।